हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन अपडेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं नया टॉपिक और आज के हमारे जो टॉपिक हैं वो हैं मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह, अहमद शाह और आलमगीर द्वितीय। इससे पिछले वीडियो में हमने उत्तर मुग़लकालीन शासकों बहादुर शाह प्रथम से लेकर रफ़ीउद्दौला तक के बारे में डिटेल से पढ़ा था। और अगर आपने अभी तक हमारी वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें ज़रूर देखें ताकि आपको आगे किसी भी प्रकार का डाउट ना रहे। तो शुरू करते हैं मोहम्मद शाह। देखिए, मोहम्मद शाह का जो टाइम पीरियड रहता है वो रहता है 1719 से लेके 1748 ईस्वी तक। कहाँ से? 1719 से लेके 1748 ईस्वी तक। इसका वास्तविक नाम क्या रहता है? इसका वास्तविक नाम रहता है रोशन अख्तर और यह मोहम्मद शाह के नाम से गद्दी पर बैठता है। अगर हम इसकी उपाधि की बात करें तो इसकी उपाधि थी रंगीला। इसकी उपाधि क्या थी? रंगीला थी। और यह रंगीला पिया के नाम से ख्याल भी लिखा करता था, जैसे कुछ गाने वगैरह लिखा करता था। भारतीय इतिहास में या मुग़ल हिस्ट्री में इसे किस नाम से जाना जाता है? रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। यह गद्दी पर सैयद बंदों के सहयोग से बैठा था। इससे पहले भी सैयद बंदों ने कई मुग़ल शासकों को गद्दी पर बैठाया था और यह अंतिम मुग़ल बादशाह था। कौन? मोहम्मद शाह अंतिम मुग़ल बादशाह था जिसको सैयद बंदों ने गद्दी पर बैठाया था। इससे पहले के मुग़ल बादशाहों में कौन कौन थे? शुरू से फ़र्रुखसियर, रफ़ीउद्दौला और अंतिम मुग़ल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह। अगर हम मोहम्मद शाह के कार्यकाल की घटनाओं की बात करें तो उसके कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? एक घटना थी सैयद बंदों की हत्या। जिन सैयद बंदों ने इसको राजगद्दी प्रदान करने में महत्वपूर्ण सहयोग किया, उन्हीं सैयद बंदों की हत्या का इसने षड्यंत्र रचा। किसके साथ मिलकर? चिनक्लिज खां के साथ मिलकर। इसने चिनक्लिज खां के साथ मिलकर हत्या का एक षड्यंत्र रचा, जिसमें एक तुरानी सैनिक हैदर बेग ने दक्कन में इनकी क्या कर दी? किसकी हत्या कर दी? इनकी हत्या कर दी, सैयद बंदों की हत्या कर दी। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारतीय इतिहास में जो किंग मेकर था उनका अंत हो जाता है। किसके कार्यकाल में? मोहम्मद शाह के कार्यकाल में। मोहम्मद शाह का इनकी हत्या कराने का एक मकसद भी रहता है, क्योंकि सैयद बंदों की जो शक्ति होती है निरंतर बढ़ती जा रही होती है और उनका सत्ता पर नियंत्रण बढ़ जाता है, जिससे ऊब कर मोहम्मद शाह क्या कर देता है? इनकी हत्या का षड्यंत्र रच जाता है और इसमें वह कामयाब होता है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि फ़र्रुखसियर भी सैयद बंदों की हत्या का प्रयास करता है, लेकिन वह असफल रहता है और उल्टे ही सैयद बंदों के द्वारा मारा जाता है। और यह घटना कौन सी थी इतिहास में? किसी अमीर द्वारा किसी बादशाह की हत्या का पहला मामला था। ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। इस बात से खुश होकर जब सैयद बंदों की हत्या की जाती है चिनक्लिज खां के साथ मिलकर, तो चिनक्लिज खां को यह क्या बनाता है? अपने साम्राज्य का वजीर बनाता है, यानी प्रधान पद देता है, वजीर का पद देता है। और साथ ही क्या करता है? उसको आसफ जाह की उपाधि भी देता है और आसफ जाह की उपाधि से सम्मानित करता है। चिनक्लिज खां की बात करें तो चिनक्लिज खां एक अच्छा प्रशासक होता है। क्या होता है? एक अच्छा प्रशासक होता है जो क्या करता है कि मुग़ल साम्राज्य को संगठित करने का निरंतर प्रयास करता है। यह मुग़ल साम्राज्य को संगठित करने का प्रयास करता है, लेकिन जो बादशाह होता है उसका शासकीय कार्यों में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। वह सुरा सुंदरियों के बीच ही डूबा रहता है, उसी में वह मग्न रहता है। राजकीय कार्यों में या सार्वजनिक कार्यों में उसका कोई योगदान नहीं होता है। और इस बात से उबकर चिनक्लिज खां दक्कन चले जाता है और दक्कन में क्या करता है? चिनक्लिज खां एक स्वायत्त शासी राज्य की स्थापना करता है। किसके रूप में? हैदराबाद के रूप में। हैदराबाद में क्या करता है? एक स्वायत्त शासी राज्य की स्थापना करता है। किसके द्वारा की जाती है ये? दक्कन में चिनक्लिज खां के सहयोग से। चिनक्लिज खां के द्वारा दक्कन में स्वायत्त शासी राज्य की स्थापना की जाती है। ठीक है। चिनक्लिज खां यहाँ पे 1724 में, कब? 1724 ईस्वी में दक्कन में स्वतंत्र हैदराबाद के राज्य की स्थापना करता है। क्योंकि क्या हो रहा होता है, उत्तर भारत में या मुग़ल शासनकाल में साम्राज्य की जो स्थिति थी धीरे धीरे बिगड़ रही थी, क्योंकि जो मोहम्मद शाह था उसका शासकीय कार्यों में कोई मन नहीं लगता था। वो किसी प्रकार के कोई प्रशासनिक कार्य नहीं कर रहा था। इन्हीं चीज़ों से ऊपर धीरे धीरे अवध में भी, बंगाल, कर्नाटक, रुहेलखंड और भरतपुर में
ये सभी राज्य क्या कर देते हैं, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अवध में स्वायत्त शासी राज्य की स्थापना किसने की थी, तो वो कौन थे, सयादत खां बुरहान उल मुल्क। बंगाल की बात करें तो बंगाल में कौन थे, मुर्शिद कुली खां। कर्नाटक में सादतुल्ला खां। रोहिलखंड में वीर दाऊद और अली मोहम्मद। तथा भरतपुर में कौन थे, चूरामन और बदन सिंह। इन राज्यों ने भी अपने आप को क्या कर दिया, स्वतंत्र घोषित कर दिया। यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, जो मुग़ल साम्राज्य था उसका बिखराव होना शुरू हो गया। इसी क्रम में आगे हम देखते हैं मोहम्मद शाह के कार्यों के बारे में। मोहम्मद शाह ने क्या किया था, एक अच्छा कार्य किया था। इसने जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त करा था। क्या करा था इसने, जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त कराता है। मुग़ल इतिहास में या भारतीय इतिहास में पूछा जाता है क्वेश्चन कि जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त करने वाला बादशाह कौन था, तो वह कौन था, मोहम्मद शाह। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है अक्सर, ठीक है। एक दूसरी घटना होती है इसके कार्यकाल में, 1737 में दिल्ली का घेराव किया जाता है मराठों द्वारा। मराठों द्वारा पहली बार दिल्ली का घेराव किया जाता है बाजीराव पेशवा के नेतृत्व में। कौन बाजीराव पेशवा, वही जिनके बारे में एक मूवी आई थी, कौन सी, बाजीराव मस्तानी। कहा जाता है कि बाजीराव पेशवा ने अपने जीवन काल में 40 युद्ध लड़े थे। कितने, 40 युद्ध लड़े थे और इनमें किसी भी युद्ध में उसने हार नहीं पाई थी, यानी सभी में उसने विजय प्राप्त करी थी। ये है बाजीराव पेशवा। ये हम जब मराठा शासनकाल पढ़ेंगे तो उसमें बाजीराव पेशवा के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है नादिर शाह का आक्रमण। मोहम्मद शाह के कार्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है यह, कौन सी, नादिर शाह का आक्रमण। नादिर शाह क्या करता है, पहली बार भारत पर आक्रमण करता है। और जब करनाल नामक स्थान पर क्या होता है कि नादिर शाह और मोहम्मद शाह की सेना यानी मुग़ल सेना आमने सामने होती है और इस युद्ध में मोहम्मद शाह की सेना क्या हो जाती है, पराजित हो जाती है। कौन से युद्ध में, करनाल के युद्ध में। करनाल के युद्ध में कब होता करनाल का युद्ध, 1739 ईस्वी में। और इसमें पराजय किसकी होती है, मुग़ल सेना की, यानी मोहम्मद शाह क्या हो जाते हैं, पराजित हो जाते हैं। इसके पश्चात नादिर शाह क्या करता है, दिल्ली में प्रवेश करता है और दिल्ली में जाके यह बहुत ज़्यादा कत्लेआम प्रारंभ कर देता है और भयंकर लूटपाट मचाता है। कहते हैं नादिर शाह लगभग 57 दिन तक दिल्ली में लूटपाट मचाता रहा। 57 दिन तक यह दिल्ली में रहा। दिल्ली में आने का न्योता इसको अवध के सूबेदार सयादत खां द्वारा इसको दिल्ली में आने का न्योता दिया गया। किसको, नादिर शाह को। और उसने कहा कि दिल्ली में अपार संपदा छुपी हुई है, उसको लूटकर नादिर शाह अपने साथ ले जाए। लेकिन जब नादिर शाह दिल्ली में आता है तो उसको वहाँ से ज़्यादा संपत्ति हाथ नहीं लगती है। इसके एवज में वो दिल्ली में भयंकर कत्लेआम मचाता है। इस बात से डरकर सयादत खां क्या करता है, यमुना नदी में कूदकर आत्महत्या कर देता है। नादिर शाह के बारे में एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि यह कोहिनूर हीरा तथा मयूर सिंहासन को अपने साथ फारस ले गया था। किसको, कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि मयूर सिंहासन पर, किस पर, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुग़ल बादशाह कौन था, तो मोहम्मद शाह था, ठीक है ना। इसके बाद कोई भी मुग़ल बादशाह मयूर सिंहासन पर नहीं बैठ सका। अगर कोहिनूर हीरा की बात करें तो कोहिनूर हीरा एक बेशकीमती हीरा था। जब हुमायूं ने कोहिनूर हीरा को बाबर को दिया था तो उसने बाबर से पूछा था कि इसकी वास्तविक कीमत क्या होगी, तो यहाँ पर बाबर ने कहा था कि जिसके हाथ में लठ होगा, यानी जिसके हाथ में शक्ति होगी, उसी के पास यह हीरा होगा। यानी ये हीरा क्या है, बेशकीमती है। और मयूर सिंहासन की बात करें तो मयूर सिंहासन का निर्माण किसने किया था, शाहजहां ने। किसने, शाहजहां ने। शाहजहां हमेशा से काफ़ी शौकीन रहा, तो शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण कराया था। उस टाइम शाहजहां के पास कोहिनूर हीरा था तो उसने वो कोहिनूर हीरा कहाँ लगाया था, मयूर सिंहासन पर। नादिर शाह की बात करें तो नादिर शाह को क्या कहा जाता है, नादिर शाह को कहा जाता है ईरान का नेपोलियन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नादिर शाह को किस नाम से जाना जाता है, ईरान का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। अगर भारत का नेपोलियन की बात आएगी तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, बताइए, समुद्रगुप्त को।
ये नेपोलियन की संज्ञा इसलिए दी जाती है क्योंकि इनके सफल सैन्य अभियानों के कारण। समुद्रगुप्त ने भी अपने सफल सैन्य अभियान किए थे और नादिर शाह ने भी। ये अधिकतर युद्धों में इनको विजय ही प्राप्त हुई थी। तो ये है मोहम्मद शाह नादिर शाह के बारे में। नादिर शाह के बारे में हमने पूरा डिटेल से पढ़ लिया है। मोहम्मद शाह के संबंध में भी जो क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन इसी टॉपिक में हमने आपको बता दिए हैं। इसको बार बार पढ़िएगा और रिपीट करिएगा। इसके बाद 1748 में क्या हो जाती है, मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से मोहम्मद शाह का शासनकाल भी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है अहमद शाह। अब हम अहमद शाह का कार्यकाल देखेंगे तो अहमद शाह का कार्यकाल कितने साल रहा, मात्र 6 साल रहा। अहमद शाह का कार्यकाल है 1748 से 1754 ईस्वी तक। यह मोहम्मद शाह का पुत्र था, यह मोहम्मद शाह का एकमात्र पुत्र था। यहाँ पर देखिए उत्तराधिकारी के लिए लड़ने के लिए कोई आपस में नहीं है, तो यहाँ पे मोहम्मद शाह का पुत्र अहमद शाह होता है। यह एक नर्तकी से उत्पन्न पुत्र होता है, यानी कि मोहम्मद शाह की जो पत्नी रहती है नर्तकी के रूप में, उससे यह उत्पन्न पुत्र होता है। लेकिन यह एक अयोग्य और भ्रष्ट शासक होता है। अभी तक सभी शासक लगभग क्या हो रहे हैं, अयोग्य और भ्रष्ट हैं, इसीलिए मुगल साम्राज्य का यहाँ पर विभाजन हो रहा है। इसकी जो समस्त शासकीय कार्यों की शक्ति रहती है वो अदम बाई के पास रहती है। अदम बाई जो इसकी माँ रहती है, उसके पास समस्त शासकीय प्रशासकीय शक्तियाँ रहती हैं, जिसका प्रयोग वह जाविता खां, जो हिजड़े के सरदार रहते हैं, कौन, जाविता खां, उसके साथ मिलकर क्या करती है, यह शासन प्रशासन को संभालती है। जाविता खां के सहयोग से, ये हिजड़े का सरदार रहता है, उस सरदार की मदद से यह शासकीय कार्यों को करती है और अहमद शाह पर नियंत्रण रखती है। इसने अहमद शाह ने अपना वजीर नियुक्त किया था सफदर जंग को। अहमद शाह का वजीर कौन था, सफदर जंग। इसके काल की अगर हम महत्वपूर्ण घटनाओं की बात करें, क्योंकि यह एक अयोग्य शासक था, तो अयोग्य शासक होने के कारण इसके साम्राज्य की स्थिति क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। यानी कि इसके साम्राज्य में अर्थव्यवस्था क्या हो जाती है, बिल्कुल खराब हो जाती है। इससे पहले भी जो शासक हुए, धीरे धीरे निरंतर मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था खराब होती जा रही थी, लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था पूरी तरह डूब जाती है, जिस कारण सैनिक विद्रोह होने शुरू हो जाते हैं। इसी क्रम में इमादुल मुल्क क्या करता है, जो मराठा सरदार मल्हार राव रहते हैं, उनकी सहायता से सफदर जंग को हटा देता है और उसकी हत्या करके स्वयं वजीर बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे वजीर का पद किसके पास चले जाता है, सफदर जंग के बाद। ये है इम्पोर्टेंट फैक्ट। अब नेक्स्ट है अहमद शाह अब्दाली। इसके काल में एक महत्वपूर्ण घटना होती है, वो होती है अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। जैसे हमने पिछली बार अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले कि नादिर शाह का आक्रमण मोहम्मद शाह के कार्यकाल में होता है, यहाँ पर आक्रमण होता है अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण किसके काल में होता है, अहमद शाह के कार्यकाल में होता है। ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, एक बादशाह है और एक दूसरा वाया आक्रांता है। यहाँ पर अहमद शाह अब्दाली अहमद शाह के काल में भारत पर पहला आक्रमण करता है 1748 में सिंध पर। ठीक है ना। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किए थे। कितनी बार आक्रमण किए, 7 बार। लगभग 1748 से 1767 ईस्वी तक इसने भारत पर कुल 7 आक्रमण करे थे। इसलिए इसको नादिर शाह ने युग का मोती या दुर्रे दुर्रानी की उपाधि भी दी थी। क्या दी थी, युग का मोती या दुर्रे दुर्रानी की उपाधि। युग का मोती या दुर्रे दुरानी की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया, अहमद शाह अब्दाली को पूछा भी जाता है ये क्वेश्चन कि युग का मोती या दुर्रे दुरानी के नाम से किसे जाना जाता है, वो है अहमद शाह अब्दाली। नादिर शाह ने इसके बारे में कहा था कि, किसने कहा था, नादिर शाह ने इसके बारे में कहा था कि अब्दाली जैसे चरित्र का व्यक्ति मैंने पूरे ईरान, तुरान और हिंदुस्तान में नहीं देखा। किसने कहा था इसके बारे में, यह कोटेशन है किसकी, नादिर शाह की, अहमद शाह के बारे में। ठीक है ना। अब इसके बाद 1748 ईस्वी में जो अहमद शाह होते हैं 1754 ईस्वी में अहमद शाह की भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद नेक्स्ट बादशाह बैठते हैं कौन, आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय का जो कार्यकाल रहता है वो रहता है 1754 ईस्वी से 1758 ईस्वी तक। इसका भी ज़्यादा कार्यकाल नहीं रहता है, मात्र 4 साल इसका कार्यकाल रहता है। इसका वास्तविक नाम होता है अजीजुद्दीन। क्या होता है,
अजीजुद्दीन इसका वास्तविक नाम रहता है। यह अपने वजीर इमादुल मुल्क के सहयोग से बैठता है। किसके सहयोग से? इमादुल मुल्क के सहयोग से राजगद्दी पर बैठता है और यह लगभग 4 वर्ष तक ही शासन कार्य करता है। इसके काल के अगर महत्वपूर्ण घटना की बात करें तो इसके कार्यकाल में अब्दाली का प्रवेश कहाँ तक हो गया था? दिल्ली तक हो गया था। जो अब्दाली अब लगातार कितने सालों तक 7 बार आक्रमण करता है, अब उसका जो प्रवेश है वो दिल्ली तक हो जाता है। इसके काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध जो लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में होता है अंग्रेजों का, यहाँ पर पहला युद्ध होता है प्लासी का युद्ध 1757 में। ये इस काल की महत्वपूर्ण घटना है। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं नहीं इसके काल के, यहीं तक पूछा जाता है कि प्लासी का युद्ध किसके काल में हुआ था, कौन से मुगल बादशाह के काल में हुआ था, तो आपका आंसर होगा आलमगीर द्वितीय। इसके बाद 1758 में इसकी हत्या हो जाती है। इसकी हत्या भी इसके वजीर इमादुल मुल्क द्वारा कर दी जाती है। इस प्रकार से हमारे ये तीनों टॉपिक कंप्लीट होते हैं। इनसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको आप बार बार देखिए। आने वाली कुछ वीडियो के बाद हम क्या करेंगे कि सारे क्वेश्चन की एक सीरीज बनाएंगे, उसको आप अच्छे से देखिएगा, लर्न करिएगा और अपना आकलन करिएगा। तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू।